हाय एवरीवन, दिस इज कुशल और आज हम बात करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका साइंस एंड टेक का। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी हमेशा ही न्यूज़ में रहती है, इसीलिए इसमें से एक या दो क्वेश्चन प्रिलिम्सनरी तथा मेंस में भी अक्सर पूछे जाते रहे हैं। मेंस में इसका जो क्वेश्चन होता है वो इसके इशूज़ और कंसर्न से रिलेटेड होता है। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे ताकि मेंस का क्वेश्चन भी हल हो सके, लेकिन पहले उसको हमें बेसिक कंसेप्ट से, जिसमें प्री में क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये स्पेस है क्या। देखिए, स्पेस एक बाउंडलेस 3 डायमेंशनल एक्सटेंट है, मतलब कि जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसा 3D विस्तार है जो कि लगातार विस्तरित हो रहा है। इसमें जो जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी इवेंट्स हैं और उनकी पोजीशन और उनका डायरेक्शन एक दूसरे से कोरिलेटिव है, मतलब कि जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से बैलेंस होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, ग्रेविटेशनल है। इन सब फोर्सेस से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। कुछ फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट तो कि स्पेस आपका 3 डायमेंशन नहीं बल्कि 4 डायमेंशनल है, वो चौथी डायमेंशनल को इसमें टाइम को जोड़ते हैं। देखिए, टाइम के साथ भी तो दूरियां घटती हैं, बढ़ती हैं ना, और जितने भी एक्शंस, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन सब में बदलाव होता है। तो इसी तरीके से जो नया डायमेंशन है उसको टाइम को माना गया है। अब अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो देखिए, किसी भी दुनिया में कहीं भी टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट होता है तो उसके दो बेसिक कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है ह्यूमन कंफर्ट और दूसरा होता है उसका क्यूरियोसिटी। ह्यूमन कंफर्ट की अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे आपका नेविगेशनल सैटेलाइट हो गया, आपका वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स हो गया, ये सारे के सारे ह्यूमन कंफर्ट के लिए ही तो डेवलप किए गए हैं ना, ताकि इंसान को कुछ ना कुछ सुविधा हो सके, इंसान की लाइफ को आसान बनाया जा सके। वहीं पे आपका क्यूरियोसिटी की अगर बात करें तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन मिशंस कर रहे हैं, मार्स पे, कभी वीनस पे, बहुत सारे प्लेनेट्स पे, एक्सो प्लेनेट पे भी भेज रहे हैं, और नासा तो अपने सोलर सिस्टम से बाहर भी सैटेलाइट्स भेज चुका है। ठीक है, तो यही है स्पेस टेक्नोलॉजी। हम इस पे आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका सारा सिलेबस, उन सारे डायमेंशंस को देखेंगे जिनसे हमारे प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं सिलेबस एनालिसिस से कि आखिर सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है आपका बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ ऐसे मूलभूत कंसेप्ट जिनके आधार बनाकर हम स्पेस टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि आउटर स्पेस क्या है। आउटर स्पेस, जैसे कि आउटर स्पेस मतलब जैसे पृथ्वी का तल है, क्या उससे ऊपर वाला ही आउटर स्पेस है या उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है। इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, और इससे संबंधित एक ट्रीटी है जो कि 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी है, उसको हम डिटेल से देखेंगे कि अंतरिक्ष का उपयोग हमें किस तरीके से करना है, किस किस कार्य को करने की वहाँ पे इजाज़त है, किस कार्य पे हमें रोक लगाई गई है। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्बिट्स क्या होते हैं। देखिए, किसी भी प्लेनेट के बाहर जब सैटेलाइट चारों तरफ उसके घूमता है तो उसका एक निश्चित सर्कुलर पाथ होता है, या फिर प्लेनेट घूमता है स्टार के चारों तरफ, उसका भी एक सर्कुलर निश्चित पाथ होता है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं किसी भी उसका। तो ऑर्बिट क्या है, और ऑर्बिट में हमें कई सारी चीज़ें देखनी है, जैसे कि कौन से सैटेलाइट को हमें किस ऑर्बिट में वो करना है। ऑर्बिट्स को हम कई आधारों पर डिवाइड करेंगे, जैसे पोलर ऑर्बिट है आपका, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। इन सब के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सैटेलाइट्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही कार्य करता है, इसलिए हमें ऑर्बिट्स को बहुत अच्छे से देखना होगा। उसके बाद हम रॉकेट्स यानी कि लॉन्च व्हीकल, जो सैटेलाइट्स ऊपर काम करते हैं, उनको जो ले जाने वाला एक यान होता है जिसके हम सैटेलाइट्स को ऊपर लगा देते हैं, और ये GTO में उनको जाके छोड़ देता है, वहाँ से सैटेलाइट अपने आप खुद काम करना शुरू कर देता है। और रॉकेट्स की दुनिया में हम इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि फ़िलहाल तो हम ऐसे रॉकेट डेवलप करने वाले हैं कि जो सैटेलाइट को ऊपर छोड़ के उल्टा वापस आ जाए पृथ्वी पे, और उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकें। तो इसी की पूरी कहानी देखेंगे हम
भारत के संदर्भ में देखेंगे कि कैसे ASLV, PSLV, फिर GSLV और RLV की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। इसमें हमें मुख्य तौर से 3 चीज़ों पे फोकस करना होगा। सबसे पहला कि ये कितनी हाइट तक जा सकता है रॉकेट, दूसरा है आपका कितना भार लेके जा सकता है, वेट कितना ले सकता है, और तीसरा है इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो कौन सा है। इन सभी डायमेंशंस को देखेंगे। फिर आता है आपका सैटेलाइट्स। देखिए सैटेलाइट्स आपके कई तरीके के हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं आपके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट्स हैं और नेविगेशनल सैटेलाइट्स हैं। इनको जो हमने ऑर्बिट पढ़ा था, अलग अलग ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है तथा हर एक सैटेलाइट की कैपेसिटी अलग होती है। उसमें उसके कार्यों के हिसाब से ही ट्रांसपोंडर्स लगाए जाते हैं तथा उसको जो उसकी क्षमता है उसी के हिसाब से उस ऑर्बिट में स्टेब्लिश किया जाता है। तो सैटेलाइट्स को हम बहुत डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद हम इन सभी को पढ़ने के बाद में स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस, हम प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग। देखिए बेसिक में आपको बताऊं कि रिमोट सेंसिंग है क्या। तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसा साइंस है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी दूरी पे रखी हुई है, 200-400 किलोमीटर भी हो सकता है, उसको हम बिना टच किए उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में एकदम सटीक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उसी को देखेंगे हम रिमोट सेंसिंग को, जो कि काम आता है आपके मैपिंग में। रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन जो करते हैं उनके लिए, रास्ता ढूंढने के लिए, या नदी नाले जितने भी होते हैं उन सब के लिए कहाँ से होके उनको गुजारा जाए, कहाँ से उनको निकाला जाए, इन सब का जो डिसीजन लिया जाता है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के द्वारा तैयार किए गए मैप के आधार पर लिया जाता है। फिर आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, जो कि आज की दुनिया का सबसे मजबूत स्तंभ बोला जाता है कम्युनिकेशन, उसको हम बात करेंगे। और नेविगेशन, नेविगेशन में 2 तरीके के आएंगे, एक रीजनल नेविगेशन होगा आपका, एक ग्लोबल होगा। जैसे कि आपका GPS है, रीजनल की बात करें तो नाविक है। देखो इसमें भी अलग अलग हैं, जैसे रीजनल हैं उनको अलग ऑर्बिट में इस्टेब्लिश किया जाएगा, और जो आपका ग्लोबल है उसको अलग ऑर्बिट में। तो इन सारे बेसिक डिफरेंसेस को देखेंगे, इनका वो सारी चीज़ें देखेंगे कि इनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ग्लोबल का किस तरीके से इस्तेमाल होगा, रीजनल का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे पर्टिकुलर चीज़ें हम बात करेंगे इनके बारे में। फिर स्पेस मिशंस। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कंसर्न और इशूज से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो स्पेस मिशन से ही हैं। क्यों? स्पेस मिशंस एक्चुअल में होता क्या है कि भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है एक तरीके से, और यहाँ पे 28 से 30% जो आबादी है वो कहीं ना कहीं गरीब है, या उसके लिए जो मूलभूत संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, वो पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में कुछ NGOs का कह लो या कुछ सोशल वर्कर्स का कह लो, वो इस मिशंस पे सवाल उठाते रहते हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि भारत इतनी बड़ी मात्रा में जो ये पैसा एक्सो प्लैनेट मिशन छोड़ने में करता है या स्पेस मिशंस पे जो खर्च करता है, जिससे कि अभी फिलहाल आने वाले समय में तो ऐसा कुछ नहीं बेनिफिट दिख रहा जो कि मानव के लिए कुछ ना कुछ लाभदायक हो। तो उस पैसे को खर्च भारत अपने स्पेस मिशंस पे ना करके कहीं ना कहीं भारत की गरीबी दूर करने में करे, भारत की कुछ ऐसी कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करे। तो इससे रिलेटेड जितने भी सोशल और इकोनॉमिक कंसर्न है वो मोस्टली आपके स्पेस मिशन से रिलेटेड हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे, इशूज और कंसर्न के बारे में। हाँ, स्पेस मिशंस को जो भारत ने अभी लॉन्च किए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पे भारत अभी काम कर रहा है। अब डिफेंस के बारे में भी काफ़ी चर्चा रहती है। डिफेंस का इसलिए क्योंकि देखो जो 1967 की जो आउटर स्पेस ट्रीटी थी उसमें ऐसा बोला गया था कि स्पेस का जो यूज़ है ना वो किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं करना है जो कि किसी दूसरे देश के लिए खतरा उत्पन्न कर सके। लेकिन क्या है कि आने वाले समय में सच्चाई ऐसी तो होती नहीं है। तो स्पेस का जो उपयोग है, सभी कंट्रीज़ ने कहीं ना कहीं अपने डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं, जिससे कि वो किसी दूसरे देश की गुप्त जानकारियाँ हैं उनको ले सकें, जासूसी कर सकें, या मानो कि अपनी बाउंड्री की रक्षा कर सकें कहीं ना कहीं। ये सारे जो ये हैं इन पे भी काफ़ी विवाद रहता है, वो भी इंटरनेशनल मीडिया में। और भारत ने भी ऐसा है कि कुछ डिफेंस सैटेलाइट 1-2 लॉन्च किए हैं अभी जल्दी में, लेकिन क्या है कि हम उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुल के नहीं बोल सकते। हम उनको जो उनका जो क्वेश्चन होता है उसको डेविएट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये हमारा डिफेंस सैटेलाइट नहीं है, हमने इसको अपने अन्य क्षेत्रों के लिए डेवलप किया है। वहीं जो अगला इशू आएगा वो आएगा आपका स्पेस पॉल्यूशन से।
जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देखो, जिस प्रकार से मानव ने अंधाधुंध एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और पृथ्वी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर दिया है, उसी तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा है स्पेस में, कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमें जब स्पेस की बहुत बड़े स्तर पर या कुछ ऐसे सैटेलाइट या कुछ ऐसी तकनीकी विकसित कर लें कि स्पेस के एक बहुत बड़े एरिया की हमें ज़रूरत हो, और उस समय इतने ज़्यादा सैटेलाइट्स और इतने ज़्यादा मिशंस स्पेस में हों कि हम उस पर्टिकुलर एरिया को खोज पाने में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो, और इससे बहुत ज़्यादा कचरा बढ़ जाए, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फिर आने वाली जो भविष्य में तकनीक डेवलप करेंगे उसके लिए समस्या पैदा ना कर दे। तो उन सारे इश्यूज़ के बारे में हम देखेंगे, और स्पेस पॉल्यूशन को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब बात आती है, आपका चौथा पॉइंट है जो हमें सिलेबस के अंदर कवर करना है, वो है इंडिया का स्टेटस, कि भारत की पोजीशन क्या है। वो हम कंपेयर करेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ के हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है भारत जहाँ पे डेवलप्ड कंट्री के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि भारत के जो मिशंस हैं वो बहुत ही चीप हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, और इन कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं भारत टक्कर देने में बहुत माहिर है। जैसे यूएसए है, आपका फ्रांस है, रसिया है, चाइना है। तुमने देखा होगा कि यूएसए और फ्रांस के हमने कई सारे सैटेलाइट्स छोड़े हैं। तो भारत के जो आने वाला समय है उसमें असीम संभावनाएं हैं, बहुत सारी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है, इसको हम डिटेल से देखेंगे एक एक तरीके से। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हम बात करेंगे आपका आउटर स्पेस के बारे में। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ।